तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एक नई रिजीम आई जीएसटी की और उसने पूरी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम को चेंज कर दिया। यानी कि जो पुराने जो प्रॉब्लम्स थे, दिक्कतें आ रही थी हमारी सिस्टम में, जिस कारण से हमारी इकनॉमी भी सफ़र कर रही थी, साथ ही साथ सरकार का टैक्स भी नहीं बढ़ रहा था, उन सारी दिक्कतों को एक जीएसटी के आने से कैसे सॉल्व कर दिया गया। तो अगर आप देखिए तो सरकार ने ये पैम्पलेट निकाला है कि किस तरीके से जीएसटी जो है वो एक क्रूशल पीस है इंडिया की डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी का। क्यों? क्योंकि एक इकोनॉमिक इंडिया क्रिएट हुआ है। पहले स्टेट में बटा हुआ था वो इकोनॉमिक इंडिया, अब वो स्टेट वाइज न बट के एक इकोनॉमिक इंडिया बना है। कैसे? क्योंकि कोई बैरियर टैक्स नहीं है। ये बैरियर टैक्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। साथ ही साथ इससे मेक इन इंडिया जो है उसका इनिशिएटिव रहता है। मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव ये रहता है कि हम जो है भारत के लिए जो गुड्स है वो भारत में बनाएं, और न सिर्फ भारत के लिए बनाएं, वो गुड्स पूरे इंटरनेशनल मार्केट के लिए बनाएं। अब उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो क्वालिटी बहुत अच्छी हो और दाम सस्ते से सस्ता हो, और ये आता है कॉम्पिटिटिवनेस से और स्पेशलाइजेशन से। जैसे हमने देखा है कि जीएसटी जो है वो स्पेशलाइजेशन और कॉम्पिटिटिवनेस में भारत के मैन्युफैक्चरर का फ़ायदा करेगा, जिस कारण से उनका प्रोडक्ट न सिर्फ भारत में चलेगा बल्कि पूरी दुनिया के प्रोडक्ट्स को टक्कर देगा इंटरनेशनल मार्केट में। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट जो है वह है कि जीएसटी जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनका जीएसटी के कारण अनफेटर्ड फ्लो होएगा पूरे देश भर में। यानी कि चूंकि कोई बैरियर टैक्स नहीं है, कोई ऐसा टैक्स नहीं है जिससे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्यापार करने में दिक्कत आए, जो कि पहले होता था। तो इस कारण से अनफेटर्ड यानी कि बिना रोक टोक के माल जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकता है और व्यापारी अपना धंधा कर सकते हैं। इससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है और इससे कारण जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, ये वाली चीज़ भी हमने देखी है। अब जीएसटी जो है उसने क्या किया है, उसने ये किया है कि बोथ सेंटर और स्टेट जो है वो मिलकर जो है वो जीएसटी लगाएंगे। साथ ही साथ जो एक दिक्कत आ रही थी कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, वो भी जीएसटी ने बहुत हद तक ख़त्म की है। साथ ही साथ ये है कि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, उन सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को ये जीएसटी के आने के बाद सबज्यूम कर लिया है, यानी कि ख़त्म कर दिया गया है, और उनके अल्टरनेटिव जीएसटी को लाके खड़ा कर दिया है ताकि सरकार को भी उनके टैक्सेस यानी रेवेन्यू का नुकसान न हो। अब हम देखते हैं कि जीएसटी लगता कैसे है। एक आम जन, हमने एक बहुत ही लेवल गवर्नमेंट और सरकार के लेवल पे बात की कि किस तरीके से। अब हमारे लेवल पे बात करते हैं, क्योंकि सरकार इनडायरेक्ट टैक्स हमसे लेती है तो हम पे कैसे लगता है। तो एक एग्जांपल समझिए कि आप जो है डोमिनोज पिज़्ज़ा गए। डोमिनोज पिज़्ज़ा में आपने जो है ऑर्डर किया था एक पैन पिज़्ज़ा और एक कोक ऑर्डर की थी, और उसके आपने जो है चार्जेस चुकाए और उन्होंने आपको एक टैक्स इनवॉइस दिया। इनवॉइस यानी कि बिल, टैक्स इनवॉइस यानी कि टैक्स जोड़ा हुआ बिल। ठीक साहब, अब वो क्या है, किस तरीके से है, और आप कहाँ गए थे? कोलकाता में। आप जो है कोलकाता के किसी एक डोमिनोज के आउटलेट में गए थे और वहाँ पे आपने ये ऑर्डर किया। अब आपने जो है पैन पिज़्ज़ा खरीदा 109 रुपये का और एक कोक खरीदी 50 रुपये की। मैं पैसे में नहीं जा रहा हूँ, सिंप्लिसिटी रहेगी हमें, क्योंकि नंबर्स में नहीं उलझना है, हमें कॉन्सेप्ट में समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। टोटल हो गया करीब 159 रुपीज़ जो हुआ, और उस पर जो है 18% जीएसटी लगेगा। बट 18% पूरी तरीके से एक पार्टी के पास नहीं जाएगा, एक जाएगा 9% यानी कि 18% का आधा सेंट्रल जीएसटी में, यानी कि सेंट्रल सरकार के पास जाएगा, यानी कि मोदी जी के पास जाएगा। ठीक, और दूसरा जो पार्ट है 18% का, दूसरा हाफ जो है वो जाएगा एसजीएसटी के पास, यानी कि वहाँ पे वेस्ट बंगाल की जो सरकार है फ़िलहाल, वो सरकार जो है वो ममता बनर्जी चला रही हैं, तो उनके पास दूसरा हिस्सा जाएगा। इनके पर्सनल खाते में नहीं जाएगा, ये इनकी सरकारों के पास जाएगा, और ये सरकार जो है भारत को रिप्रेजेंट करती है। तो मोदी जी की जेब में और ममता जी की जेब में नहीं जा रहा है ये पैसा जो है आपके सरकारी खाते में जा रहा है, जहाँ से सरकार जो है लोगों का फ़ायदा करने के लिए पैसा खर्च करेगी, इनकी पर्सनल जेब में नहीं। बट ये ईजी समझ में आए इसलिए मैंने इन लोगों के इमेजेस लगाए हैं कि ये जो है इनकी सरकारों के पास ये टैक्स का पैसा जाएगा। तो टोटल जो हुआ वो 188 रुपीज़ हुई। ठीक, आपने 200 रुपये का नोट निकाल के दिया, ठीक, और 11 रुपये आपको चेंज मिल गए। तो
तो बचे जो 188 रुपीज़ है वो किस तरीके से बटे, तो 159 रुपीज़ जो है, या मोटा मोटा मैं बोल दूँ 160 रुपीज़ जो है, वो तो डोमिनोज वाला जो पर्सन है वो अपनी जेब में रख लेगा, और बचा जो रिमेनिंग अमाउंट है जो करीब 28 रुपीज़ हो रहा है, वो जो है डोमिनोज वाला सरकार को दे देगा, आपसे वसूल के सरकार को दे देगा। तो ये सिंपल सा फंडा है। अगर आप कोलकाता में नहीं खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र में खा रहे हैं, तो क्या स्कीम होगी। महाराष्ट्र में जो है डोमिनोज के आउटलेट में गए तो करीब आपने कुछ इस टाइप से मांगा, तो SCGST जो है यानी कि सेंट्रल GST का जो हिस्सा आएगा वो अगेन मोदी जी के पास जाएगा, यानी कि सेंट्रल सरकार के पास जाएगा, और SGST यानी कि स्टेट GST का जो हिस्सा आएगा वो एकनाथ शिंदे की सरकार जो है उनके पास जाएगा और महाराष्ट्र सरकार के पास जाएगा। तो इस तरीके से वर्किंग होती है GST की, यानी कि जो भी आप चीज़ खरीद रहे हो उस पर जो इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा वो स्टेट और सेंट्रल मिल बांट के ले लेंगे आपसे। तो इस तरीके से GST आता है, और इस फ्रेमवर्क को बोलेंगे डुअल GST। आने वाले वीडियो में हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि GST का फ्रेमवर्क कैसे है और भारत में इस GST को लागू कैसे किया है। और सबसे पहला फीचर जो हम समझेंगे वो डुअल GST का समझेंगे कि किस तरीके से स्टेट और सेंट्रल एक ही सर्विसेज या एक ही गुड्स पे साइमल्टेनियसली कैसे टैक्स लगाती है।